क्रिकेट दुनिया के लिए ये सिर्फ एक स्पोर्ट हो सकती है, पर हमारे देश के लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, इंडिया के लिए क्रिकेट एक इमोशन है। There's a reason why they say it's not a sport, it's a religion in India. The people of Kolkata is performing Puja Archana so that India could beat Pakistan. Cricket is one sport that everyone has played at some stage in their life in India. और इस स्पोर्ट की सबसे बड़ी लीग है IPL। आज से 18 साल पहले एक इंसान ने ऐसा सपना देखा था जिसने इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। I dreamt about it. Let's just put it this way, that it should be so big. This is a dream that went back 13 years. If you talk about 200 million fans watching the IPL, you're talking about the single largest league in the world. जिस आइडिया को BCCI ने कई साल पहले रिजेक्ट कर दिया था, आज वो आइडिया लगभग $12 बिलियन का एम्पायर बन चुका है। Rights for TV and broadcast will fetch the BCCI over 47,000 crore rupees. IPL has become one of the most popular, valuable sports leagues on the planet. From politicians, business tycoons to Bollywood celebrities, हर कोई IPL का हिस्सा बनना चाह रहा है। Mukesh Ambani, Shah Rukh Khan and Preeti Zinta are some of the big names that have won bids for cricket teams in the Indian Premier League. पर क्या लगता है ये सारे लोग क्रिकेट के प्यार में पागल हैं? Is IPL just about cricket या फिर बात कुछ और ही है? 5 लाख ठीक है आपके लिए एक नो बॉल के? 10 करोड़ राजीव भाई, 10 करोड़। Email links to Lalit Modi which refer to his alleged beneficial interest in 3 IPL teams. आरोप है कि इसी में ललित मोदी ने 125 करोड़ रुपए कमीशन लिया। IPL के बोर्ड कमिश्नर ललित मोदी के लिए बोर्ड ने सुना दिया है नो एंट्री का फरमान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिंदु दारा सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच। सट्टोरियों के साथ संपर्क। श्रीसंत, अंकित और चंदीला को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। CSK and Rajasthan Royals, both previous winners of the IPL, have been suspended for a period of 2 years. लोगों के दिलों में जो क्रिकेट के लिए प्योर इमोशन है, उस इमोशन को यूज करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी अपनी जेब में भरे जा रहे हैं। कोई एथिक्स नहीं, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं। 1 करोड़ का विनर एक नहीं, हर दिन एक बने। 3 करोड़ या फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ। अपनी क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट दिमाग से। IPL सिर्फ वो नहीं है जो आप अब तक समझ रहे थे, बल्कि ये 3 घंटे के मैच से कहीं ज्यादा है। तो आइए आज के इस डॉक्यूमेंट्री में इस IPL की पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। $365 days, 6 वीडियोस एंड 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स। कैसे हुआ ये? आंसर है स्टोरी टेलिंग। अपने वर्ड्स के थ्रू लाखों लोगों को सोचने पे मजबूर करना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डीपली रिसर्च करना। पर क्वेश्चन ये है कि आप ये कैसे सीख सकते हो? वेल, गुड न्यूज ये है कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो सारे मेथड्स जिसको यूज करके मैं अपनी वीडियो के लिए रिसर्च करता हूँ, वो सारे स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स जिसको यूज करके मैं अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मैं अपने स्क्रिप्ट में वो इमोशन डाल पाता हूँ, और साथ ही ये भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इन सारे चीजों को सीख कर रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग को एज अ करियर परस्यू कर सकते हो और मनी अर्न करना शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको रिसर्च, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना है, या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, देन आप रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और शुरुआत के 72 घंटों के लिए इस कोर्स के प्राइस को आधा कर दिया गया है, और 72 घंटों के बाद इस कोर्स की प्राइस डबल हो जाएगी। तो अभी जाएं और डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। Played franchise cricket all around the world. How does it compare to the IPL? Different. Just it grows. साल था 1986 और 23 साल का एक लड़का यूएस से अपनी पढ़ाई करके इंडिया वापस आ रहा था। यूएस में खेले जा रहे NBA और NFL के बिजनेस मॉडल उसे काफी इंस्पायर करती है और उन्हें इंडिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो चाहते थे कि सेम मॉडल पे इंडिया में एक क्रिकेट लीग बनाई जाए। साल 1995 में वो एक 50 ओवर फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट का आइडिया BCCI के सामने प्रेजेंट करते हैं। इस लीग के लिए उन्होंने नाम भी रजिस्टर करवा लिया था, इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड। पर BCCI इस प्रपोजल को रिजेक्ट
रिजेक्ट कर देता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है इस इंसान का आउटसाइडर होना, मतलब बीसीसीआई का मेंबर नहीं होना। ये डिसाइड करते हैं कि मुझे सबसे पहले किसी तरह बीसीसीआई का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। वो अपनी पॉलिटिकल रेफरेंसेस का यूज करना शुरू करते हैं। उस वक्त राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे से उनकी काफी अच्छी पहचान थी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कंट्रोल लगभग 30 सालों से रुंगटा फैमिली के पास था और वसुंधरा राजे के हेल्प से वो राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट पास करवाने में सक्सेसफुल रहते हैं और साल 2005 में ये बन जाते हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। पर काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी साल बीसीसीआई के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी के लीडर शरद पवार की मदद करते हैं जगमोहन दलमिया को हराने में, जिसके बाद शरद पवार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि ललित मोदी थे। ललित मोदी, congratulations, you have really transformed the way। ललित मोदी के बीसीसीआई में आते ही बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन ड्रास्टिकली इंप्रूव होने लग जाती है। 2005 में उनके बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद से 2008 आने तक बीसीसीआई के रेवेन्यू 7 टाइम्स इंक्रीज होकर $1 बिलियन को टच कर जाती है और इसके पीछे ललित मोदी का बहुत बड़ा रोल होता है। 20th सेंचुरी खत्म होने तक क्रिकेट में T20 की कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर फिर 21st सेंचुरी स्टार्ट होती है। साल 2002 में इंग्लैंड में बेंसन एंड हेज कप चल रहा होता है, पर उसी साल यूके टोबैको एड्स पे बैन लगा देती है एंड बेंसन एंड हेज एक टोबैको कंपनी थी, जिसके कारण इस लीग की स्पॉन्सरशिप ही चली जाती है और लीग बंद हो जाती है। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है ताकि वो इस लॉसेस को रिकवर कर सके। एट द एंड वो डिसाइड करती है कि एक फास्ट पेस्ड क्रिकेट फॉर्मेट लॉन्च किया जाए जो एक्साइटमेंट से भरी हो और साथ ही ज्यादा लंबी ना हो, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। और 2003 में फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट का कॉन्सेप्ट आता है और इंग्लैंड लॉन्च करती है 2020 कप, जिसे बाद में T20 ब्लास्ट कहा जाने लगा। लोगों को ये न्यू फॉर्मेट काफी पसंद आने लगा और स्टेडियम में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस चीज को देखकर सिमिलर कॉन्सेप्ट पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज जैसे देशों में भी लॉन्च किया गया। इंडिया इस चीज को इग्नोर करती है क्योंकि हमारे प्लेयर्स के अकॉर्डिंग T20 फॉर्मेट क्रिकेट के लिए एक बेइज्जती थी। हमारे देश में क्लासिकल क्रिकेट को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। पर फिर साल 2007 में आईसीसी अनाउंस करती है पहला T20 वर्ल्ड कप एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली थी। इंडिया अपनी तरफ से रिलेटिवली यंग प्लेयर्स भेजती है इस लीग में क्योंकि इंडिया T20 फॉर्मेट को उतना सीरियसली नहीं ले रही थी। इसी बीच इंडिया में मीडिया राइट्स को लेकर एक फाइट चल रही होती है। उस वक्त इंडिया की बिगेस्ट मीडिया ग्रुप थी जी एंटरटेनमेंट, जिसके ओनर थे सुभाष चंद्रा। इंडिया की बिगेस्ट चैनल होने के बावजूद उन्हें क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं मिल पा रही थी। 2007 में सुभाष चंद्र का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो बीसीसीआई के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर करने का फैसला करते हैं और खुद का एक क्रिकेट लीग लॉन्च कर देते हैं, ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग। इस आग को एक नाम दो, ICL, सपने मंजिल तक। आईसीसी का T20 लीग लॉन्च करना और बीसीसीआई के अगेंस्ट सुभाष चंद्र का ICL लॉन्च करना और कहीं न कहीं लोगों के अंदर धीरे धीरे T20 फॉर्मेट का क्रेज बढ़ना, ये सब बस एक ही ओर इशारा कर रहा था कि अगर बीसीसीआई को अपनी मोनोपोली बचाए रखनी है तो उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। और अब बीसीसीआई डर्टी टैक्टिक्स प्ले करने की कोशिश करती है ताकि ICL को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। बीसीसीआई ICL में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट में बैन करने की वार्निंग देने लगती है। ICL को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर देती है। इवन कपिल देव को ICL में इन्वॉल्व होने के कारण नेशनल क्रिकेट एकेडमी से हटा देती है। पर इन सब से ज्यादा फायदा हो नहीं पा रहा था। ऐसे में जरूरत थी कुछ अलग करने की और फिर ललित मोदी अपने प्लान के साथ सामने आते हैं। 13 सितंबर 2007 बीसीसीआई अनाउंस करती है एक ऐसी लीग जो वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए चेंज करने वाली थी, जो बीसीसीआई को वर्ल्ड क्रिकेट के ऐसे मकाम पे पहुंचाने वाली थी जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। ये लीग थी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL। जिसका फर्स्ट सीजन शेड्यूल कर दिया जाता है अप्रैल 2008 के लिए। पर अभी तो सिर्फ लीग की अनाउंसमेंट हुई थी। टीम्स, स्पॉन्सरशिप्स, टीवी राइट्स, ये सब कुछ अभी बाकी था और इन सारे चीजों की जिम्मेदारी ललित मोदी अपने कंधों पे लेते हैं। ललित मोदी ने अपनी मार्केटिंग गेम शुरू की और धीरे धीरे करके देश के हर बिलियनियर का नाम IPL के साथ जुड़ना शुरू हो गया। 436 crores by Mukesh Ambani for the Mumbai team. Vijay Mallya meanwhile was always tipped to be one of the winners. बड़े-बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम IPL के साथ जुड़ना शुरू हो गया। Shah Rukh Khan and Preeti Zinta are some of the big names that have won bids for cricket teams in the Indian Premier League. और इन सब के बीच
T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा होता है जिसने ललित मोदी के काम को आसान कर दिया और ऑडियंस के अंदर T20 का क्रेज पैदा कर दिया। 24 सितंबर 2007 के दिन फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाता है एंड गेस कीजिए फाइनल में कौन सी कंट्रीज पहुंचती है? यस, यू आर राइट, इंडिया एंड पाकिस्तान। And now India and Pakistan got together. Two unlikely, unpredictable but deeply passionate cricketing nations came together to contest this final. और फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती है। A massive success. India, the world T20 champions. इस T20 वर्ल्ड कप ने ऑडियंस को जो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया था, इससे पहले क्रिकेट में इतना इंटरटेनमेंट लोगों ने शायद ही फील किया होगा। 6 sixes in an over. Yuvraj Singh finishes things off in style. आईपीएल के पहले सीजन के लिए जो एक्साइटमेंट ललित मोदी बिल्ड करना चाहते थे वो पूरी तरह से रियलिटी बनती हुई दिख रही थी और आईपीएल के 10 साल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदती है सोनी। एंड कैन यू गेस के आईपीएल की पहली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने में बिकी होगी? 8,200 करोड़ रुपए। और फिर फाइनली वो दिन आता है 18 अप्रैल 2008 जिस दिन खेली जाती है आईपीएल की पहली मैच KKR वर्सेस RCB। Take a bow, McCullum. He's the man. और फिर क्या था, आईपीएल ने क्रिकेट को एक नई डेफिनेशन दे दी और उस दिन के बाद से T20 क्रिकेट का फैन बेस बढ़ता चला गया। आईपीएल ने क्रिकेट को 3 आवर्स का एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाकर लोगों को दिया। In India, the only two things that I watch, one is Bollywood and the other is cricket. Now you got the best of Bollywood and the best of cricket all in one package. हर सेकंड कुछ नया ट्विस्ट, हर मिनट आपकी इमोशन चेंज हो रही है। 5 मिनट पहले आप खुश थे, एक्साइटेड थे, पर 5 मिनट बाद उदास और उसके 5 मिनट बाद आप फिर से जोश से भर जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट का वो बिजनेस मॉडल बना जिसने इतने पैसे कमाए जितने शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। IPL, which started in 2008, is valued at $2 billion the next year, and now 16 years on, the brand value has increased to a staggering $12 billion. और जिस क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा अहमियत थी नहीं, उस बीसीसीआई को दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना दिया। अगर आपको नंबर्स बताऊं तो बीसीसीआई का साल 2024 का टोटल रेवेन्यू था 20,686 करोड़ और वर्ल्ड की सेकेंड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया की 2024 की टोटल रेवेन्यू थी 658 करोड़। यानी जो इस लिस्ट पे सेकेंड नंबर पे है उससे 31 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई जनरेट कर रही है। आज इंडिया की नेशनल टीम सिलेक्शन में सबसे बड़ी रोल प्ले करने वाली चीज आईपीएल है। अगर आपने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर दिया देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्शन हो सकता है। आईपीएल के कारण बहुत सारे यंग प्लेयर्स को अपनी टैलेंट शो करने की अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है और आज इंडिया में इतने ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स अवेलेबल है कि इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्शन के वक्त ये चुनना मुश्किल हो जा रहा है कि किसे नहीं सिलेक्ट करना है। देयर इज नो डाउट कि आईपीएल ने क्रिकेट की दुनिया में इंडिया के नाम को सबसे ऊपर कर दिया है, पर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ऐसी चीज जहां पैसों की बारिश हो रही हो, 16,347 crore rupees for broadcast and digital rights for the next 5 years. Rights for TV and broadcast will fetch the BCCI over 47,000 crore rupees. ऐसी चीज जहां एक सिंगल डिसीजन, एक सिंगल एक्शन करोड़ों रुपए बना या डुबा सकती हो। Rishabh Pant has been sold to Lucknow Super Giants for 27 crore rupees. ऐसे में उस चीज को मिसयूज करने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लीगल लूप होल्स के थ्रू किए जाते हैं, कुछ इलीगल तरीके से किए जाते हैं और आईपीएल के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। आईपीएल की शुरुआत से ही बैक टू बैक कई सारे स्कैम्स के एलिगेशंस लगते आ रहे हैं, फिर वो चाहे ललित मोदी के ऊपर फ्रेंचाइज ओनरशिप में फेवर करने के इल्जाम हो, email links to Lalit Modi which refer to his alleged beneficial interest in 3 IPL teams, या ललित मोदी के ऊपर मीडिया राइट्स सेल करने को लेकर पैसों के घोटाले का इल्जाम हो। वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को आईपीएल का 425 करोड़ का ठेका दिया था, बाद में यही ठेका वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से MSM कंपनी को ट्रांसफर किया गया। आरोप है कि इसी में ललित मोदी ने 125 करोड़ रुपए कमीशन लिया। पर साल 2011 से 2013 के बीच कुछ ऐसा होता है जो आईपीएल के इमेज को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। लोगों के अंदर आईपीएल को लेकर गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। लोग सड़कों पर उतरकर कहीं प्लेयर्स को गालियां दे रहे थे तो कहीं उनके पुतले जलाए जा रहे थे। पर सवाल ये है कि जिस आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को एक नई पहचान दी, जिस आईपीएल ने बीसीसीआई को दुनिया का नंबर
नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड बनाया। आखिर उस आईपीएल में ऐसा क्या हो गया कि लोग इतने ज्यादा गुस्सा हो गए और सड़कों पर उतर आए? ऐसा क्या हो गया था कि लोगों का आईपीएल से भरोसा ही उड़ गया था? इन सब की शुरुआत होती है 2011 में, जब एक न्यूज चैनल को आईपीएल में कुछ गड़बड़ी की भनक लगती है और वो सीक्रेटली स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर देती है। लगभग 1 साल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद वो सारी चीजें अपने चैनल पे टेलीकास्ट करते हैं। एक नो बॉल के 5 लाख पूरे टूर्नामेंट में भाई साहब, एक या दो से ज्यादा फेंक नहीं पाऊंगा मैं। 5 लाख ठीक है आपके लिए एक नो बॉल के? 10 करोड़ राजीव भाई, 10 करोड़। और लोगों के सामने आती है आईपीएल की स्पॉट फिक्सिंग। This is simply we are not asking you to fix the entire match. We are asking you to fix a spot fixing. Okay, okay. स्पॉट फिक्सिंग एंड मैच फिक्सिंग दोनों अलग अलग चीजें होती है। स्पॉट फिक्सिंग का मतलब कि मैच के किसी एक पार्ट को फिक्स करना, जैसे कि किसी ओवर में कितना रन देना है या फिर किस प्लेयर को कितना रन बनाकर आउट हो जाना है। इस स्पॉट फिक्सिंग में मोहनीश मिश्रा, शलभ श्रीवास्तव, टीपी सुधींद्रा, अमित यादव और अभिनव बाली इन प्लेयर्स के नाम सामने आते हैं। पर क्योंकि ये सारे अनकैप्ड प्लेयर्स थे और उतने पॉपुलर भी नहीं थे, तो ये सारी बात उतनी बड़ी नहीं बनती है। बीसीसीआई इमीडिएट एक्शन लेता है और इन प्लेयर्स को बैन कर देता है और सारा मामला खत्म हो जाता है। जनवरी 2013 में टेररिस्ट एक्टिविटीज के शक में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत 42 लोगों पे चार्जशीट फाइल की जाती है, जिनमें कई पाकिस्तान एंड अंडरवर्ल्ड के लोगों के नाम शामिल थे, इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम एंड छोटा शकील। इस पूरे मामले को हैंडल करने के लिए स्पेशल सेल बनाई जाती है और वो इन लोगों के कॉल्स को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी अगर चल रही हो तो उसे समझा जा सके। कॉल की मॉनिटरिंग चल रही होती है, पर इस दौरान पुलिस डिपार्टमेंट को इन कॉल्स पे कुछ अलग ही कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। इन सारे नंबर्स में से एक नंबर पाकिस्तान एंड एक दुबई का होता है। जब इन नंबर्स के कॉल्स को मॉनिटर किया जाता है तो पता चलता है कि इस नंबर पे बात करने वाला अश्विनी अग्रवाल है, जो अंडरवर्ल्ड में टिंकू मंडी के नाम से फेमस था। जब फर्दर टिंकू मंडी के कॉल को मॉनिटर किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी बात किरण ढोले और सुनील भाटिया से हो रही है और ये दोनों मैच फिक्सर्स थे। इसके बाद पुलिस इन दोनों के कॉल्स को भी मॉनिटर करती है और जब इन दोनों के कॉल्स को मॉनिटर किया गया तो पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें आई जो इस पूरे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन को अलग ही डायरेक्शन में लेकर चला जाता है, क्योंकि इन दोनों की बात चल रही थी राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर अजीत चंडीला से एंड साथ ही जीजू जनार्दन से, जो कि अगेन एक फेमस बुकी था। पुलिस कॉल्स रिकॉर्ड करना कंटिन्यू रखती है। 5 मई 2013 को राजस्थान रॉयल वर्सेस पुणे वॉरियर्स के बीच मैच थी और कॉल पे बात हो रही थी राजस्थान के प्लेयर अजीत चंडीला एंड एक बुकी अमित सिंह के बीच, जो अजीत चंडीला को बता रहा होता है कि तुम्हें सेकेंड ओवर में 14 रन से ज्यादा देने हैं और अजीत चंडीला अग्री करते हैं। साथ ही तय होता है कि ओवर डिलीवर करने से पहले सिग्नल के तौर पे अजीत चंडीला अपनी टी शर्ट को ऊपर उठाएंगे और जब मैच होता है तो ठीक ऐसा ही होता है और अजीत चंडीला 14 रन देते हैं, पर वो सिग्नल देना भूल जाते हैं, जिसके कारण बुकीज उनसे काफी नाराज थे और कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे। इसके बाद पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखती है और इस बार जीजू जनार्दन की बात एक ऐसे प्लेयर से हो रही थी जो पुलिस को पूरी तरीके से चौंका देती है। वो प्लेयर उस वक्त के फेमस फास्ट बॉलर एंड इंडिया के वर्ल्ड कप जिताने में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले The one and only man who's made such a difference to Indian fast bowling, Srisan. Thank you very much for joining us. कॉल पे जीजू जनार्दन कहता है कि आपको सेकंड लास्ट ओवर में ज्यादा रन्स देने हैं और सिग्नल के तौर पर ओवर से पहले वार्म अप थोड़ा ज्यादा देर करना है ताकि हम लोगों को पैसा लगाने का वक्त मिल सके। साथ ही एज अ सिग्नल अपने टॉवेल को ट्राउजर में टक कर लेना है। 9 मई को मैच होती है पंजाब एंड राजस्थान के बीच और जो बातें कॉल पे की गई थी ठीक वैसा ही होता है। इससे पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन पे पूरा कॉन्फिडेंट आ जाता है, पर क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम शामिल थे तो वो अभी और वेट करने का फैसला करती है। 15 मई को मुंबई वर्सेस राजस्थान की मैच थी और इस मैच में राजस्थान के प्लेयर अंकित चौहान ने भी ठीक वैसा ही किया जो पुलिस ने उनके और बुकी के बीच कॉल पे सुना था। पुलिस डिसाइड करती है कि अब इस पूरे मामले को एंड करना होगा। 15 मई के दिन मैच खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस मुंबई एंड दिल्ली में एक साथ रेड मारने का प्लान बनाती है एंड प्लेयर्स और बुकीज को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ती है। पुलिस पहुंचती है होटल इंटरकॉन्टिनेंटल जहां श्रीशांत मैच के बाद रुके थे। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसी रूम पे जीजू जनार्दन भी प्रेजेंट था। पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है और वहां से निकल पड़ती है होटल ट्राइडेंट जहां राजस्थान रॉयल्स के बाकी प्लेयर्स ठहरे हुए थे और वहां से अजीत चंडीला और अंकित चौहान को अरेस्ट कर लेती है। श्रीसंत, अंकित और चंडीला को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों ही खिलाड़ियों को कल रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस की एक ग्रुप बहुत सारे बुकीज को भी अरेस्ट करती है। 11 सट्टेबाजों को भी 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। इसके बाद इस स्कैम में और भी कई सारे फेमस नाम सामने आते हैं। 21 मई को पुलिस फिक्सिंग के मामले में
विंदु दारा सिंह को अरेस्ट करती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विंदु दारा सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच। सट्टोरियों के साथ संपर्क। यहाँ तक कि इस स्कैम में बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मेयप्पन, जो सीएसके के टीम प्रिंसिपल भी थे, उनका भी नाम आता है। पहले तो वो पुलिस से भागते रहते हैं, पर 24 मई को पुलिस इन्हें भी अरेस्ट कर लेती है। कुछ समय बाद राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा का नाम भी इस फिक्सिंग के केस में आता है। CSK and Rajasthan Royals, both previous winners of the IPL, have been suspended for a period of 2 years. जब ये पूरी न्यूज पब्लिक के सामने आती है, आईपीएल जैसे क्रिकेट लीग में स्पॉट फिक्सिंग होना, प्लेयर्स का अरेस्ट होना, बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट होना और यहाँ तक कि आईपीएल के ऑफिशियल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होना, इन सारी चीजों से पब्लिक पूरी तरह गुस्से में आ जाती है और सड़क पर उतर आती है। क्योंकि जिस क्रिकेट को इंडिया में लोग रिलीजन की तरह मानते हैं, उनके पीठ पीछे ये गंदा खेल चल रहा था। हद तो तब हो गई जब बीसीसीआई ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक 3 लोगों की कमेटी बैठाती है और ये कमेटी गुरुनाथ मेयप्पन एंड राज कुंद्रा को क्लीन चिट दे देती है। ये सारा मामला मुंबई हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट इस कमेटी को इल्लीगल बताती है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुदगल कमेटी एंड लोधा कमेटी सेटअप की जाती है। सारे इन्वॉल्व प्लेयर्स पे बीसीसीआई लाइफ टाइम के लिए बैन लगा देती है। पर इंडिया में दिक्कत ये है कि ये स्पॉट फिक्सिंग के लिए या मैच फिक्सिंग के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल या पनिशमेंट नहीं है और जो पनिशमेंट गली में 10 रुपए का सट्टा लगाने वाले को मिलेगी, सेम पनिशमेंट करोड़ों के सट्टे लगाने वाले को भी दी जाएगी। आगे चलकर साल 2019 में बहुत लीगल बैटल्स लड़ने के बाद कोर्ट श्रीशांत के ऊपर से बैन रिलीज कर देती है और कुछ समय बाद बाकी सारे प्लेयर्स पे भी बैन हटा दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस स्कैम में एक्चुअल में ये प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड थे या फिर नहीं। तो पुलिस की माने तो उनके पास प्रॉपर एविडेंस थी, तब जाकर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया इन प्लेयर्स को अरेस्ट करने का। हमें सिर्फ 3 ही प्लेयर्स की शमूलियत सामने आई, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब तीनों के बारे में एविडेंस आ गया है, अब और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है और हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया। जबकि प्लेयर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उन्हें फंसाया गया था। वो जो भी चीज हुई थी वो पूरे हिंदुस्तान को पता, पूरे वर्ल्ड को पता चल चुकी है कि वो चीज हुई नहीं थी। अगर कुछ ऐसा होता तो आज मैं आपके साथ नहीं बैठा हूँ। I have not done anything against anybody or I've done anything back to the game as well. पर इन सब के बीच एक चीज तो तय है कि सट्टेबाजी तो चल रही थी और वो भी बड़े स्केल पे चल रही थी और इसमें सिर्फ सट्टेबाज या अंडरवर्ल्ड ही इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व था। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी मैच फिक्सिंग होती है? आपने आईपीएल के मैच के दौरान किसी न किसी तो सुना ही होगा, जब कोई टीम बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्ले करती है तब कहते हुए कि भाई ये मैच पक्का फिक्स्ड है। अब इस चीज को क्लेम करने के लिए तो कोई एविडेंस नहीं है, पर एक चीज सच ये है कि सट्टा अभी भी जोरों से चल रहा है और इल्लीगल गैम्बलिंग एम्पायर इंडिया में लगभग हर साल $100 बिलियन टर्नओवर कर रहा है। पर मेरे लिए इससे भी बड़ी इशू है कि जो गैम्बलिंग, जो सट्टेबाजी कुछ गिने चुने बुकीज कर रहे थे, आज उस सट्टेबाजी को हमारे नजरों के सामने गली के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया गया है और आज इंडिया में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां पे आपको सट्टेबाज ना मिले। ये सारी चीजें देश के कोने कोने तक वो लोग पहुंचा रहे हैं जिन्हें करोड़ों लोग अपना आइडल मानते हैं। ये सब चीजें गवर्नमेंट के सामने हो रही है पर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है और चुपचाप हजारों करोड़ रुपए अपने अपने पॉकेट में भरते जा रहे हैं। आईपीएल आज सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं रह गया है, बल्कि एक $1 बिलियन बिजनेस एम्पायर बन चुका है, जो कि अच्छी बात है। पर दिक्कत इन मनी को जनरेट करने के लिए जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस की जा रही है उसमें है और ये प्रैक्टिसेस सिर्फ आईपीएल तक ही लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी स्पोर्ट को उठाकर देख लो, हर जगह आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी, मानो एक ट्रेंड सा हो गया है। और सबसे दुख की बात यह है कि बार बार इन चीजों को रिपीट करके इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है। न गवर्नमेंट को इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, न एक्टर्स को इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, न प्लेयर्स को इससे कुछ फर्क पड़ रहा है और अब तो ऑडियंस को भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गैम्बलिंग, टोबैको, अल्कोहल की, जिसे बेशर्मों की तरह प्रमोट करना मानो अब एक नया नॉर्म बन गया है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग एक ऐसी लूपहोल है जिसका फायदा सब मिलकर उठा रहे हैं। प्लेयर्स, एक्टर्स, गवर्नमेंट, हर कोई प्रमोट करते हैं म्यूजिक सीडी। मेगा म्यूजिक, It's your life. Make it large. पर म्यूजिक सीडी कहीं अवेलेबल ही नहीं है, उसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। प्रमोट करते हैं माउथ फ्रेशनर और खाने वालों की माउथ आप देख लो तो आपको समझ नहीं आएगा ये कैसा माउथ फ्रेशनर है जो माउथ का इतना बुरा हाल कर रखा है। जिन क्रिकेटर्स को लाखों गरीब बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, यहाँ तक के अपने बॉडी पे उनकी फोटोज टैटो करवा रखी है, वो प्लेयर्स रिटर्न में उन्हें क्या दे रहे हैं? सट्टे लगाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप रूटीन बनाओ।
अच्छा, और टीम बनानी किस चीज के लिए है? सट्टेबाजी करने के लिए। उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि ये मेहनत के चक्कर में क्यों पड़े हो जब तुम हर रोज 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। 1 करोड़ का विनर एक नहीं, हर दिन एक बने। शर्म की बात यह है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप बस प्लेयर्स के नाम लो एंड 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो इन सारे चीजों को बहुत ही बेशर्मों की तरह प्रमोट कर रहे होंगे। किस लिए प्रमोट कर रहे हैं? क्या वो अपने बच्चों को भी घर पे यही सिखा रहे हैं कि सट्टे लगाओ और करोड़ों कमाओ? नहीं, ये बस चंद पैसों के लिए पूरे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। पान मसाला खाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। स्मॉल मिलाते जाओ और पता नहीं क्या बनाते जाओ। स्मॉल मिलाते जाओ, लाज बनाते जाओ। उन्हें सब पता है कि इन सब चीजों का इम्पैक्ट यूथ पे क्या पड़ रहा है, पर किसे फर्क पड़ता है? मुझे प्रॉब्लम आईपीएल या क्रिकेट से नहीं है, पर क्रिकेट जैसे प्योर इमोशन को जिस तरह यूज किया जा रहा है हमारे यूथ को बर्बाद करने के लिए, मुझे प्रॉब्लम इस बात से। आईपीएल के दौरान आप किसी भी गली या मोहल्ले से गुजरो, वर्क प्लेस हो, प्ले ग्राउंड हो, जिम हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कोई भी जगह हो, आपको लोग दिख जाएंगे जिसने मैच में सट्टा लगा रखा है। और इसे नाम क्या दिया है? फैंटेसी ऐप, गेम ऑफ स्किल्स। वेरी गुड। आज लोग आईपीएल इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उन्हें क्रिकेट से बहुत प्यार है, बल्कि मैक्सिमम लोग इसलिए आपको मैच देखते हुए मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स पे पैसा लगा रखा है। आप क्या करोगे वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे मालूम है। आज से 4-5 साल पहले मैं आईपीएल देखा करता था बड़े ही शौक से, पर पिछले 2-3 सालों से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बाकियों का तो कुछ नहीं कर सकता, पर जिस चीज में इस तरह खुलेआम हमारे यूथ को मेहनत करने के बजाय ये सिखाया जा रहा है कि आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो सट्टे लगाकर, पान मसाला खाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने आईपीएल देखना बंद कर दिया। और अब आप क्या करोगे ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा एंड तक देखने के लिए। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में काफ़ी वक्त लग गया है एंड आई नो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है इन डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, और पिछले 3 डॉक्यूमेंट्रीज में बैक टू बैक 2-2 महीना का वक्त लग रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान मैंने कोशिश किया है कि प्रोसेस को बिल्ड किया जाए, सिस्टम को बिल्ड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपने साथ जोड़ सकूँ ताकि जो आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज है वो कम टाइम में आप लोगों को मैं डिलीवर कर सकूँ। और अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। साथ ही मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने अपने डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, तो आप में से जो लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं या देखना चाहते हैं बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, मैं हर रोज़ क्या करता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या वर्कआउट करता हूँ, सारी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलता हूँ आप तब सभी लोगों से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।